दोस्तों, एसएससी एक्साइज कांस्टेबल का फिजिकल एग्जाम हुए काफ़ी समय हो गया है। अब नई सरकार बनने के बाद फिर से एग्जाम्स का दौर शुरू हो रहा है। तो अब बहुत जल्द आपका रिटेन एग्जाम का नोटिफिकेशन आ सकता है। दोस्तों, रिटेन एग्जाम के नोटिफिकेशन आने के बाद और उसके एग्जाम डेट में ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लिखित परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए इस चैनल पे हम जितना कर सकते हैं उतना प्रयास आपके लिए करेंगे। अगर हम एक्साइज कांस्टेबल का बात करें दोस्तों कि अगर इसका हम रिटेन के लिए तैयारी के लिए अगर इसमें 3 पेपर हैं। पहला है पेपर 1। जो पेपर 1 है, ये क्वालीफाइंग है, यानी केवल इसमें आपको पासिंग मार्क्स लाना है। ये केवल क्वालीफाइंग इन नेचर है। और पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश इन दोनों भाषाओं का केवल आपका ज्ञान का यानी नॉलेज का टेस्ट होगा। तो अगर इसमें आप जेएसएससी के किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर आप पेपर 1 का अगर उठा के 2-4 पेपर लगा लेते हैं, तो आप इसमें आराम से क्वालीफाई कर जाएँगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो पेपर 2 है, इस सेकंड पेपर में इसमें आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा, ये इसमें लेना था। बहुत लोगों ने उठा लिया होगा पंचकर्मनिया, नागपुरी और बहुत लोगों ने हिंदी भी लिया होगा। तो अगर हिंदी वाले अगर कमेंट में बताएँगे, अगर हिंदी भाषा की तैयारी भी अगर कोई इस चैनल पे करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी कुछ लेक्चर्स ले आएँगे। अभी तो हमारा फ़ोकस पेपर 3 पे है। पेपर 3 यानी कि एक तरह से जो सबके लिए इक्वल है। इसमें सामान्य ज्ञान, झारखंड, सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित, चारों चीज़ों का इसमें मिक्सचर है, आपको पता होगा। इसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जीके है 40 क्वेश्चन, दूसरा इसमें झारखंड है, ये 50 क्वेश्चन, तीसरा इसमें साइंस है, साइंस का आपका 20 क्वेश्चन है और चौथा इसमें है आपका मैथ्स, मैथ्स का भी आपके पास 10 क्वेश्चन। तो इन सभी का ओवरऑल तैयारी आपको करना पड़ेगा पेपर 3 के लिए और ये बिना रिवीजन का नहीं होगा, आपको इसके लिए प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना होगा, क्योंकि नहीं तो आप जीके भूल जाइएगा। भाई हिंदी वाले में तो फिर भी आप प्रिपेयर कर लोगे, हिंदी में ठीक है, कहानी-वहानी आप लास्ट के 1 सप्ताह में भी अगर आप पढ़ लेंगे कहानी और जो भी उसमें 1-2 उपन्यास जो भी लगे हैं सिलेबस में, तो आपका हो जाएगा और बाकी थोड़ा बहुत व्याकरण देख लेंगे तो। लेकिन यहाँ आपको जीके में कंटीन्यूअस रिवीजन चाहिए, झारखंड में रिवीजन चाहिए, विज्ञान में भी और मैथ्स में भी। तो ये कंटीन्यूअस प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसीलिए अभी से हमें प्रैक्टिस में लग जाना होगा और जो कि हम आज से करने भी जा रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए अब हम शुरू करते हैं। हम सेट वाइज़ आपको पढ़ाएँगे, सेट बना के और क्वेश्चन इन्हीं से आस-पास आएँगे। तो हमने एक जो हमने सेट बनाया है, तो एक सेट में या कहें कि एक पेपर में हमने 3 सेट बनाया है, ठीक है? एक पेपर में हमारा 3 सेट है, पहला सेट, दूसरा सेट और तीसरा सेट। पहले सेट में पहले सेट में हम जो सामान्य ज्ञान रखेंगे, सेकंड में झारखंड रखेंगे और तीसरे में साइंस और मैथ्स रख देंगे। क्योंकि अगर सारे मिला के 120 क्वेश्चन होते हैं, अगर हम 120 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाएँगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। इसलिए पहला सेट ए ए एक पेपर का एक सेट का जब हम पहला भाग बनाएँगे तो उसमें केवल जीके के 40 क्वेश्चन रखेंगे, दूसरे में झारखंड वाले 50 क्वेश्चन रखेंगे और तीसरे सेट में विज्ञान प्लस मैथ्स का 30 क्वेश्चन रखेंगे। तो आज हम अपना पहला सेट का जो पहला भाग है, जिसमें कि हम सामान्य ज्ञान में भारत, विश्व और थोड़े बहुत क्वेश्चन झारखंड पे भी 1-2 क्वेश्चन रख सकते हैं। इसमें सब कुछ रहेगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हर चीज़, इसी को बोलते हैं सामान्य ज्ञान। तो ये रहेगा। तो आइए अब हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो है कि निम्न में से किस देश से भारत की सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों, जो भारत का भूगोल आप पढ़ेंगे, तो भारत के भूगोल में आपको भारत की सीमा ज़रूर पढ़ना है कि भारत की सीमा किन-किन देशों के साथ लगती है। जैसे कि अगर हम एक तरफ से देखें तो भारत की सीमा पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, चाइना से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, इन सभी के साथ भारत की सीमा लग रही है। स्थलीय सीमा की मैं बात कर रहा हूँ, इन सभी देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। पूरे 7 देश हो गए। और सबसे लंबी जो सीमा की लंबाई भारत की है, वो बांग्लादेश के साथ है। फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है, अभी काफ़ी बांग्लादेश के साथ काफ़ी इश्यू भी चल रहा है, तो आपको याद रखना है सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ चलती है। तो अभी हमारा क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है? तो मैंने आपको बताया कि देखिए, नेपाल जो इसमें ऑप्शन में है, तो नेपाल के साथ हमारी सीमा लग रही है, बांग्लादेश के साथ लग रही है, म्यांमार के साथ लग रही है, लेकिन जो मलेशिया है, मलेशिया के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेशिया देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? देखिए दोस्तों, यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का एक देश है और अभी जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। तो आपके इस पेपर के सिलेबस में देश, राजधानी और मुद्रा भी एक सिलेबस का पार्ट है। तो इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो आपको ये ज़रूर याद रखना है, यूक्रेन की राजधानी है कीव और यूक्रेन किस महादेश में है? तो यूरोप में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
साथ-साथ अब रूस भी न्यूज़ में है, तो आप रूस का भी ध्यान में रख लीजिए कि जो रूस का राजधानी है, वो मॉस्को है। रूस का राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की मुद्रा है रूबल, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ये 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? ये होता है 5 वर्षों का। और राष्ट्रपति बनने के लिए जो कम से कम आयु चाहिए, वो चाहिए 35 वर्ष। आप ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु चाहिए और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन है सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? देखिए खेल खिलाड़ी भी आपके सिलेबस में हैं और ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये और इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, यानी कि ये भी न्यूज़ में है। तो एक तरह से आपके करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन गया और खेल खिलाड़ी से भी संबंधित है। तो ये देखिए भारत में फुटबॉल में फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी थे सुनील छेत्री, जो कि अभी भी इंडियन सुपर लीग वगैरह में भी खेलेंगे ये, लेकिन फुटबॉल के राष्ट्रीय टीम से इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये पहले भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी थे सुनील छेत्री, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद, उनका जन्मदिन है। इसीलिए इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद भारत को 1928, 1932, 1936 ये सारे ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल दिलवाए थे। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? देखिए पंचतंत्र के लेखक हैं पंडित विष्णु शर्मा। तो लेखकों के बारे में भी आपके सिलेबस में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कालिदास की कुछ रचनाएँ जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम आप ध्यान में रखिएगा, मालविकाग्निमित्रम, इस तरह की बहुत सारी रचनाएँ कालिदास जी ने भी लिखी हैं। अब वानभट्ट का कादम्बरी आपको याद रखना है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस आपको पता ही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है पंचतंत्र के लेखक ये हैं पंडित विष्णु शर्मा, ये आप ध्यान में रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब से यूटी बनाया गया यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो उसके बाद से भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी हैं। और एक आप ध्यान रखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी आप ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, हैदराबाद नहीं है, ठीक है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैंने आपको बताया था कि मुद्रा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और अभी बांग्लादेश न्यूज़ में है, तो बांग्लादेश से आ सकता है कि भाई बांग्लादेश का मुद्रा क्या कहलाता है? तो बांग्लादेश के मुद्रा का नाम है टका। बांग्लादेश के मुद्रा का नाम है टका। और बांग्लादेश की राजधानी आपको पता है कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और अभी जो वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी जिनको निर्वासित किया गया, उनका नाम था शेख हसीना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, अभी वो भारत में शरण ली हुई हैं। और ये नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है दोस्तों? ये आपका नगुल्ट्रम जो है ये भूटान की मुद्रा है। नगुल्ट्रम जो है ये भूटान की मुद्रा है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये भूटान की मुद्रा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? देखिए दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ, पेरिस कहाँ है दोस्तों? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस देश में हुआ पेरिस शहर में ओलंपिक 2024 में। इसमें भारत ने पूरे 6 मेडल जीते थे। भारत ने 6 मेडल जीता। 6 में से 1 था सिल्वर यानी कि 1 था सिल्वर यानी कि रजत और 5 था ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक। तो भारत ने पूरे 6 मेडल जीते थे और ये जो सिल्वर ये किसने जीता था? ये जीता था नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा। तो भारत ने पूरे 6 मेडल जीते थे पेरिस ओलंपिक 2024 में, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार गोल्ड मेडल कोई नहीं जीता है। ठीक है? नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था, ध्यान रखिएगा। अगला है इतिहास में देखें तो अशोक का संबंध किस वंश से था? ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए। नंद वंश के समाप्ति के बाद मौर्य वंश का उदय हुआ और मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो सबसे प्रथम इसके शासक हुए मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे शासक थे बिंदुसार और तीसरे शासक हुए अशोक। तो अशोक का संबंध था इसी मौर्य वंश से था। अशोक का संबंध इसी मौर्य वंश से था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे थे अशोक, तो इनका संबंध था मौर्य वंश से। अगला है पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? आपका मध्यकालीन इतिहास से संबंधित प्रश्न हो गया। देखिए पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई हैं जो कि आपको एक ही बार में मैं आपको तीनों याद करा देता हूँ। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। एक जगह कहीं पे लिख लीजिए और इन तीनों को याद कर लीजिए। पहला जो लड़ाई हुआ था 1526 में, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी में। बाबर और इब्राहिम लोदी और इसमें बाबर की विजय हुई थी।
इसमें बाबर की विजय हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में। जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में, ये हुआ था बैरम खां। उस समय अकबर क्या था, बच्चा था, तो अकबर की तरफ से बैरम खां लड़ा था। और बैरम खां के सामने थे विक्रमादित्य हेमू विक्रमादित्य। तो इसमें जो है बैरम खां की जीत हुई थी, इसमें बाबर की जीत हुई थी। और तीसरा ये हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1763 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, और इसमें अहमद शाह अब्दाली का जीत हुआ था। तो ये पानीपत के 3 युद्ध हैं, तीनों का अपडेट याद रखो। पानीपत कहाँ है दोस्तों? तो ये हरियाणा में है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ प्रथम युद्ध पूछा है तो हम लगाएँगे 1526 में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर बिहार में है, गंगा नदी के किनारे, आप लोगों को पता है। तो बक्सर के युद्ध में ये पूरा मतलब एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, और वहीं से मुगलों का वास्तविक शासन शुरू हुआ, क्योंकि इसके बाद उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व लेना शुरू कर दिया, और पूरा जो रेवेन्यू सिस्टम है वो उनके हाथ में चला गया। तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, यानी आपका आंसर ये होगा। और इसमें कौन-कौन लड़े थे? तो इधर से लड़े थे, देखिए, बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब थे उस समय शुजा-उद-दौला। तीसरे थे मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। ये तीनों लड़े थे मिलके, यानी आप समझ लीजिए, ये तीनों लड़े थे मिलके किनसे? अंग्रेज़ों से, और तीनों ही हार गए, तीनों की संयुक्त सेना हार गई थी। इसका मतलब अंग्रेज़ों ने एक्चुअल जो है भारत पे कब्ज़ा कर लिया इसके बाद, क्योंकि भाई बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और दिल्ली का नवाब जो मुगल बादशाह, तीनों मिलके भी नहीं हरा पाए अंग्रेज़ों को। तो यहीं से, और इसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले ली थी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो देखिए दोस्तों, पूना समझौता 1931 में जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का निर्माण करने का एक प्रस्ताव दिया। इसके लिए गांधी जी इसके खिलाफ पुणे की यरवदा जेल में धरने पे बैठ गए, आमरण अनशन पे, कि नहीं, उनका कहना था कि ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या था? इसमें प्रावधान ये था कि दलितों का चुनाव दलित ही करेंगे। एक तरह से मतलब देश का जाति के आधार पर बँटवारा टाइप का लग रहा था। तो गांधी जी जब अनशन पे बैठ गए, तब अम्बेडकर जी गए उनके पास, और गांधी जी और अम्बेडकर जी में समझौता हुआ, इसको बोलते हैं पूना समझौता। और उसके बाद ये अलग निर्वाचक मंडल का ये फैसला निरस्त हुआ, और ये रहा कि रिज़र्वेशन की सीट्स बढ़ाई गईं, लेकिन अलग निर्वाचक मंडल नहीं बना। तो ये गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था 1932 में। अब आते हैं हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है। नागालैंड में मनाया जाता है, 10 दिन का त्योहार है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल। 1 से लेके 10 दिसंबर के बीच में 10 दिन का ये त्योहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगला है 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, 2023 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये मिला है एक तो गुलजार जी को, और एक और हैं गुरु राम भद्राचार्य। अगर कभी ऑप्शन में इनका भी नाम आ गया, गुलजार जी का ना आके, तो इनको मिला है संस्कृत के लिए। राम भद्राचार्य जी को मिला है संस्कृत के लिए, और गुलजार को मिला है उर्दू के लिए। यह मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी, और 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? जी जी शंकर कुरूप को दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को। किस ईस्वी में? 1965 में। किस भाषा के लिए? मलयालम के लिए। और अभी जो है लेटेस्ट जो है अभी वो 2023 का बेसिकली ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अनाउंस तो हालाँकि इसका 24 में हुआ, और ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, और ये 2 लोगों को दिया गया। किसको-किसको दिया गया? गुलजार को, आप जानते ही हैं, बॉलीवुड में काफ़ी गाने भी लिखे हैं गुलजार जी ने, तो इन उर्दू भाषा के लिए इनको दिया गया, और राम भद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए दिया गया। इनको बोलते हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, हमारे संविधान में अनुच्छेद है 280, संविधान में एक अनुच्छेद है 280, ये एक वित्त आयोग का सिफ़ारिश करता है कि वित्त आयोग होना चाहिए। अब वित्त आयोग का काम क्या है? वित्त आयोग का काम है कि जो भारत सरकार की तरफ से राज्यों को जो वित्त का बँटवारा होता है, तो वो कितना हो, किस आधार पे हो, ये सब वित्त आयोग ही निर्धारित करता है, कि जितना भी टैक्स कलेक्ट होके आया, उसमें सेंटर का हिस्सा कितना होगा, स्टेट को कितना मिलेगा, ये सब वित्त आयोग देखता है। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष अभी जो नियुक्त किया गया है, वो है अरविंद पनागड़िया जी। कौन है? अरविंद पनागड़िया, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें के कौन थे? एन के सिंह थे 15वें के, लेकिन अभी 16वें के हैं अरविंद पनागड़िया। और ये सुमन बेरी कौन है? जो अभी ये क्वेश्चन में आया है, सुमन बेरी आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं अभी। चलिए नेक्स्ट। हाँ, संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? शेड्यूल इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कितने शेड्यूल हैं? तो देखिए, जब संविधान शुरू में बना था, तो उस समय संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी। उस समय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन आज संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आज संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो
4 अनुसूचियाँ बाद में समय-समय पर संशोधनों के द्वारा बढ़ाई गई हैं। तो हमें से तो वर्तमान का पूछा गया है, तो अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो देखिए, भारत की सबसे प्राचीन भाषा अगर हम कहें तो वैदिक संस्कृत जो है, वैदिक संस्कृत वो सबसे प्राचीन भाषा है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ संस्कृत नहीं है, तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है, पंजाबी है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा तमिल। तमिल भी तमिल भी बहुत ही प्राचीन भाषा है। बहुत बार तो तमिल और संस्कृत में ये विवाद भी रहता है कि सबसे प्राचीन कौन है। तो इस ऑप्शन में आपका तमिल जो है वो सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। 500 ईसा पूर्व भी तमिल के लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं, तो बल्कि उससे भी पहले, तो तमिल एक बहुत ही प्राचीन भाषा है भारत की। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता में आप 2 शहरों का नाम तो ज़रूर सुनते हैं, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था, और जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु नदी के किनारे था मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये है मणिपुर में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में है। मणिपुर की राजधानी आपको पता है इम्फाल। तो ये जो है, ये एक झील के ऊपर है। उस झील का नाम मैं आपको बता देता हूँ। झील का नाम है लोकटक। एक लोकटक झील है। इस झील के ऊपर तैरता हुआ पार्क है। आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व का एकमात्र पानी के ऊपर तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन-सा है? तो वो है यही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये पानी के ऊपर तैरता हुआ है। क्यों? अब इस झील में क्या होता है, इस झील में जैसे झील है, तो झील के ऊपर जगह-जगह घास के इस तरीके के छोटे-छोटे टीले टाइप के हैं जो कि बहते रहते हैं। इनको बोलते हैं फुमडी, इनको बोलते हैं फुमडी। ये तैरते रहते हैं, इन्हीं के ऊपर संगाई हिरन यहाँ का फ़ेमस जानवर है, संगाई हिरन। इस फुमडी से इस फुमडी पे, यहाँ से कूदते रहेगा। तो इस तरह से पार्क का निर्माण हुआ है, जिसको बोलते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये यूनेस्को की धरोहर में भी इसका स्थान है। तो ये है भारत के मणिपुर राज्य में, ये आपको ध्यान रखना है। कल आते हैं पोंगल त्योहार। जिस तरीका से मकर संक्रांति नॉर्थ में मनाया जाता है, वैसे ही तमिलनाडु में उसी समय मनाया जाता है पोंगल त्योहार। ये 14 या 15 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। फसल कटाई के उत्सव का त्योहार है पोंगल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में प्रखंड की निकाय का क्या नाम है? देखिए, हमें पता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है तो 3 स्तरीय है। एक उसमें होता है जिला स्तर पे एक संस्था, एक होता है प्रखंड स्तर पे संस्था, और एक होता है ग्राम स्तर पे संस्था। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय है। जो ग्राम स्तर पे जो संस्था है उसका नाम है ग्राम सभा। ग्राम सभा है ग्राम गाँव स्तर पे। प्रखंड स्तर पे क्या है? प्रखंड स्तर पे है पंचायत समिति। पंचायत समिति है प्रखंड स्तर पर। और जो जिला स्तर पे है उसका नाम है जिला परिषद। तो ये 3 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था काम करता है। तो हमसे पूछा है कि प्रखंड स्तर पे, तो प्रखंड स्तर पे जो है उसका नाम है पंचायत समिति। पंचायत समिति इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रमुख होते हैं, और जो इसके सचिव होते हैं बीडीओ होंगे इसके सचिव। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो पंचायतों को किस समिति ने बोला कि नहीं, इनको संविधान में इनको स्थान दिया जाए? तो ये दिया था एल.एम. सिंघवी समिति ने। सिंघवी, स से सिंघवी और स से संवैधानिक, आप याद रखिएगा। एल.एम. सिंघवी समिति ने दिया था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और उसके बाद क्या हुआ कि संविधान में संशोधन करके 73वां संविधान संशोधन किया गया, और उसके बाद 93 में, और संविधान में अनुच्छेद 243 इसको जोड़ करके और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब आते हैं भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? ये हुआ था 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 को, यानी गांधी जयंती के दिन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुरुआत किया गया था। हीराकुंड बांध किस नदी पे? देखिए, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। इसमें उड़ीसा राज्य में है, भारत का सबसे लंबा बांध है, और ये है आपका किस नदी पे है? तो ये महानदी पे है हीराकुंड बांध। माउंट सुमेरु का जो ज्वालामुखी है, माउंट सेमेरु, ये आपका इंडोनेशिया में है, जावा, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे ये माउंट सेमेरु ज्वालामुखी है, और ये रह रह के एक्टिव होते रहता है ज्वालामुखी यहाँ। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग को खत्म करने के बाद इसका स्थापना हुआ था। पहले एक प्लानिंग कमीशन चलता था, योजना आयोग, जो कि योजना आयोग, प्रथम योजना आयोग, द्वितीय योजना आयोग, इस तरीके से चलता था। तो उसको खत्म करके और 1 जनवरी 2015 को लाया गया नीति आयोग। क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जो देश का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। और इसके उपाध्यक्ष अभी कौन है? उनका नाम है सुमन बेरी। और इनके अभी सीईओ कौन है? देखिए, जो नीति आयोग के 3 चीज़ बता रहा हूँ, 3 चीज़ बता रहा हूँ। पहले अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, और सीईओ कौन है? तो चेयरमैन हो गया जो कि देश के पीएम है, यानी नरेंद्र मोदी जी, वही इसके अध्यक्ष हो गए। वाइस चेयरमैन मैंने बोला कि सुमन बेरी जी हैं अभी, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और जो सीईओ हैं वो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। नीति आयोग की स्थापना पूछा है, तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, मोदी जी के आने के बाद। पुरुषों का टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता? बहुत समय के बाद एक आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया ने जीता, तो इसलिए बहुत न्यूज़ में रहा।
और आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया ने जीता था ये, भारत ने, और फाइनल में हमने साउथ अफ्रीका को हराया था। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और ये हुआ कहाँ पे था? ये वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ में ये हो रहा था ये। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका दोनों ने मिल के होस्ट किया था, वेस्ट इंडीज़ और यूएसए दोनों ने मिल के होस्ट किया था, लेकिन फाइनल मैच वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया गया? पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 2024 में ये 4 खिलाड़ियों को आपका दिया गया है। 2024 में 4 खिलाड़ियों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। जिन 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, उनमें मनु भाकड़, मनु भाकड़ का नाम यहाँ ध्यान में रखिएगा। मनु भाकड़ ने इस बार 2 ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीता है, मनु भाकड़ ने। तो मनु भाकड़ हैं, इसके अलावा आपके डी गुकेश हैं, डी गुकेश का नाम भी आपने सुना होगा। डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत लिया है और मात्र अभी 18-19 साल के हैं डी गुकेश। तीसरे हैं प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार हैं, इनको भी दिया गया है। प्रवीण कुमार पैरा ओलंपिक में हैं, हाई जंप करते हैं लेकिन पैरा ओलंपिक में हैं, दिव्यांग लोगों का ओलंपिक होता है। और चौथे हैं हरमनप्रीत सिंह, देखिए हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज जीता है और हरमनप्रीत जो है वो हॉकी टीम के कैप्टन थे हरमनप्रीत सिंह। तो इन 4 लोगों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 का। अगला है 2021 की 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों? 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, जितने लोग रहते हैं उसी को बोलते हैं कि इतना उस एरिया का जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व था 382, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 था और झारखंड का था 414, हमारे झारखंड का 414 था, याद रखिएगा। कौन सा देश विश्व में कॉफ़ी, कॉफ़ी का नाम आएगा तो आप हमेशा ब्राज़ील का नाम याद रखिएगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील एक दक्षिण अमेरिका का देश है। कॉफ़ी हो गया, गन्ना हो गया, इन सभी में ब्राज़ील, चीनी हो गया, सब में ब्राज़ील नंबर 1 है। और ब्राज़ील का राजधानी है ब्रासिलिया। कहाँ है? ब्राज़ील का राजधानी है ब्रासिलिया। और ब्राज़ील ब्रिक्स का भी मेंबर है। आप ब्रिक्स का नाम सुनते होंगे न्यूज़ में बार-बार। ब्रिक्स में देखिए, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका है। तो ब्राज़ील ब्रिक्स का भी मेंबर है, भारत का मित्र है। तो ब्राज़ील का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में? देखिए, ये है तो सामान्य ज्ञान वाला पार्ट, लेकिन इसमें झारखंड से भी 2-3 क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि ये सिलेबस में है। तो झारखंड में बॉक्साइट जो है, वो आपका लोहरदगा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसी एरिया में पाया ही जाता है। अगर आप झारखंड का मैप बनाइएगा, तो ये है आपका झारखंड का। तो झारखंड में जो है इस साइड में, ये जो पाट प्रदेश वाला एरिया है, इधर ही बॉक्साइट पाया जाता है और यहीं पे आपका लोहरदगा है, जहाँ पे कि किस्को माइंस वगैरह हैं और यहीं पे बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब बॉक्साइट जो है, ये किस धातु का अयस्क है? अगर आपसे पूछा जाए तो ये एल्युमिनियम का है। ये Al2O3, ये बॉक्साइट रहता है, इससे आपका एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगला संबंध है अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी नृत्य ये आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा है? कथक। तमिलनाडु से भरतनाट्यम, केरल से मोहिनीअट्टम और कथकली, ये सब आपको याद में रखना है। तो अभी पूछा है कुचिपुड़ी का संबंध, तो ये आंसर हो गया आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी है। तिलैया बांध किस नदी पे? ये भी एक झारखंड से क्वेश्चन हो गया, लेकिन तिलैया डैम नेशनल लेवल पे भी फेमस है। जो दामोदर घाटी परियोजना है, जो डीवीसी है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसके तहत जो है दामोदर नदी पे और ब्राकर नदी पे डैम बनाए गए हैं। तो ब्राकर नदी पे 3 डैम हैं, तिलैया तिलैया डैम, मैथन डैम और एक बाल पहाड़ी डैम भी है। बाल पहाड़ी गिरिडीह में है। तो ये तीनों डैम जो हैं वो बराकर नदी पे हैं। तो 3 डैम इस पे भी हैं, दामोदर पे भी हैं, पंचेत, अय्यर और बेरमो। तो हमें भी तिलैया पूछा है, तो तिलैया डैम जो है आपका, ये बराकर नदी पे है। ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का पहला डैम है तिलैया डैम, ये 1953 में बना था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 का विश्व शतरंज चैंपियनशिप या वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीता? मैंने आपको बताया था, डी गुकेश, तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं और तमिलनाडु से बहुत सारे चेस प्लेयर, आर प्रगनंदा और डी गुकेश और बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं। डी गुकेश ने अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत के रिकॉर्ड बनाया। तो ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और अभी मात्र 19 साल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई भारत मैटर्स। देखिए, बहुत फेमस बुक है क्योंकि बहुत फेमस पर्सनैलिटी ने लिखा भी है। भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने ये लिखा है कि वाई भारत मैटर्स। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगला है कि भारत ने किस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? देखिए, 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 भारत का चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना। तो चंद्रमा पे लैंड करने वाला, हालांकि दक्षिण ध्रुव पे करने वाला तो पहला बना है। तो ये 23 अगस्त को हुआ, इसीलिए 23 अगस्त को गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 23 अगस्त जो है वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर।
तो अभी जो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और अभी जो आरबीआई के गवर्नर हैं, वो हैं संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। शक्तिकांत दास रिटायर हो गए, अभी संजय मल्होत्रा अभी आरबीआई के गवर्नर हैं और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया 2024 का दादा साहब फाल्के अवार्ड। सबसे पहला दादा साहब फाल्के दिया गया था देविका रानी को, सबसे पहला। और ये अभी दिया गया है ये मिथुन चक्रवर्ती को। ये 54th है, 54वां है ये। यानी इससे पहले 53 लोगों को दिया जा चुका है। इससे पहले चलिए नेक्स्ट है, मुगल काल के दौरान झारखंड को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल के दौरान फ्रेंड्स झारखंड को कुकरा कहा जाता था। कुकरा या खुखरा या खुखरा, कुकरा या खुखरा ये कहा जाता था मुगल काल के दौरान झारखंड। तो इस तरह से फ्रेंड्स सेक्शन ए जो है हमारा फर्स्ट हाफ 40 क्वेश्चनों का ये खत्म हो गया है। और अब हम अगले वीडियो में पार्ट 2 लेके आएँगे जो कि झारखंड स्पेशल रहेगा। और इसके अलावा अगर इस चैनल पे आपको पेपर 2 में हिंदी की तैयारी भी अगर करनी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।